महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में सेकेंड पेपर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बुद्धि। ऐसा नहीं है कि आप सभी बुद्धि सबसे परिचित नहीं हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में बुद्धि का विभिन्न नामों के साथ उल्लेख होता रहा है। प्राचीन काल से ही बुद्धि के बारे में यदि बात करें तो कहीं पर व्यक्ति की तत्परता, तत्कालिकता, समायोजन तथा समस्या समाधान के संदर्भ में बुद्धि का हम समय समय पर प्रयोग करते रहे हैं। साथ ही समय समय पर भारत में बुद्धि के मापन और मानदंड के बारे में भी चर्चा होती रही है। आप देखेंगे कि प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का प्रदर्शन करता था, उनका करने का प्रयास करता था। कहीं न कहीं वह सब बुद्धि से ही संबंधित था। वर्तमान समय में यदि हम बुद्धि के बारे में बात करें तो आज भी बुद्धि के अर्थ को हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करने में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, किंतु आज भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्वान बुद्धि को लेकर एक मत नहीं है। अमेरिका, फ्रांस जैसे देश में विभिन्न प्रकार के संगठन एकत्रित हुए और उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन वह सब सफल नहीं हो पाए। हम बुद्धि को इस प्रकार से देख सकते हैं। तो बुद्धि का दिया हुआ है, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती। अर्थात बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो हमें वस्तुओं, तथ्यों और उनके आपसी संबंध को समझने, उन्हें खोजने के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करती है। यदि हम बुद्धि के वास्तविक अर्थ की बात करें तो बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जो समाज में या तत्कालिक समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं, जिनके माध्यम से हम बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ का मानना है कि हम कोई भी कार्य जो करते हैं वह बुद्धि के माध्यम से होते हैं। बुद्धि के माध्यम से ही कार्य को हम स्पष्ट रूप से कर पाते हैं। इसके बाद है, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अर्थात व्यक्ति के जितने भी अमूर्त विचार होते हैं, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे चित्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वकालत के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी अमूर्त चिंतन के क्षेत्र में हो, वह बुद्धि से ही संभव है। इसके बाद है, थांडाइक के अनुसार, थांडाइक ने कहा है, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। जब हम सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से कुछ उत्तम प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं तो वह बुद्धि का उदाहरण है। इससे स्पष्ट होता है कि यह बुद्धि है। किंतु यदि हम बुद्धि के स्पष्ट अर्थ के बारे में उल्लेख करने का प्रयास करें तब भी हम बुद्धि को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से यही आशय निकलता है कि बुद्धि एक ऐसी जन्मजात शक्ति है जो बालक के या व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने में उसका सहयोग करती है। अब हम देखेंगे इन परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति अर्थात यह जन्म से उसमें मौजूद होती है। दूसरा है, बुद्धि व्यक्ति के अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य अमूर्त चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन का मतलब यह है उस क्षेत्र में चिंतन करना जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इसके बाद है, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि के ही बल पर व्यक्ति नए नए विचारों को सीखता है, नए कार्यों को सीखता है और उन कार्यों को सीखने में जो उसकी सहायता करती है बुद्धि होती है। इसके बाद है, बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। गत अनुभव
अर्थात व्यक्ति जीवन में जो अनुभव पहले प्राप्त कर चुका होता है उनके माध्यम से सीखने की क्षमता है। इसके बाद है बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि के कारण ही मनुष्य कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाता है। बुद्धि के द्वारा ही परिस्थितियां सरल की जा सकती हैं। इसके बाद है बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। जो विभिन्न प्रकार की नवीन परिस्थितियां होती हैं उनमें मनुष्य को सामंजस्य स्थापित करने के लिए बुद्धि ही सहयोग करती है। इसके बाद है बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? यदि किसी माता पिता पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, उनका बालक है और यदि उसको अच्छा वातावरण ना मिले तो वह अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार यदि कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, उनको अच्छा वातावरण मिल जाए तो उनका बालक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार का उल्लेख मुख्यतया गैरिट और थॉर्नडाइक ने किया है। इन्होंने दोनों ने ही 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में उल्लेख किया है। गैरिट ने बुद्धि के वर्गीकरण में 3 खंड दिए हैं, 3 भागों में से विभाजित किया है। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सबसे पहले हम मूर्त बुद्धि की बात करेंगे तो गैरिट महोदय का मानना है कि मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने की योग्यता प्राप्त करता है जिसको वह देख सकता है, समझ सकता है और उसको पूरी तरह से निपुणता के साथ कर सकता है। जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, इस तरह के व्यक्ति मूर्त बुद्धि के धनी होते हैं और ये किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है अमूर्त बुद्धि। गैरिट महोदय का मानना है कि अमूर्त बुद्धि से युक्त व्यक्ति पठन पाठन में अपनी अधिक रुचि व्यक्त करते हैं और अमूर्त वस्तुओं के बारे में अपनी सोच और अपनी शक्ति को विकसित करने का प्रयास करते हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार, ये अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। ये इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद है सामाजिक बुद्धि। गैरिट महोदय का मानना है कि सामाजिक बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, अपने संबंधों से, अपने व्यवहार से लोगों को सहयोग करते हैं। जैसे अच्छे मंत्री, अच्छे व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता यह समाज में अपना नेतृत्व करते हैं और समय समय पर लोगों की सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। यदि हम देखें तो गैरिट और थॉर्नडाइक ने दोनों ने ही जो बुद्धि के वर्गीकरण किए हैं वह आपस में मिलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जिसके माध्यम से हम अमूर्त चिंतन करते हैं। दूसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में अच्छे संबंधों का निर्वहन करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, वह सामाजिक बुद्धि से युक्त होते हैं। दूसरा है यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक की यांत्रिक बुद्धि और गैरिट की मूर्त बुद्धि समान ही है, क्योंकि थॉर्नडाइक का भी मानना है कि ऐसे व्यक्ति जो कारीगर हैं, मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, जो किसी भी कार्य को वस्तु क्षेत्र में करने में सफल होते हैं, वह यांत्रिक बुद्धि से युक्त होते हैं। ये हैं बुद्धि के प्रकार। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि बुद्धि के सिद्धांतों का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है, जिसमें आपने पढ़ा है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत। इस प्रकार के जो सिद्धांतों का वर्णन है वह हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।